काली और गोरी बहू की ससुराल में पहली बरसात। नीरज अपने दोनों बेटे और बहुओं के साथ रहती थी। नीरज ने अभी कुछ महीने पहले ही अपने दोनों बेटों की शादी की थी। ए कल्लो, देखना तेरे जैसे बादल पूरे आसमान पर गहरा रहे हैं। तो मैं क्या करूं जेठानी जी? कल्लो, तुझमें तो जरा सी भी अकल नहीं है। जा जल्दी से जाकर मेरे लिए पकौड़े बना। जेठानी जी, पकौड़े बनाने का सामान घर में नहीं है। तभी उन दोनों की सास नीरज वहां आ गई। क्यों री कल्लो, अगर सामान नहीं है तो जाकर ले आना। लेकिन माँ, अभी तो बारिश शुरू हो गई है। देख, ज्यादा बहाने मत बना समझी, वरना तेरे गले में फंदा डालकर छत से लटका दूंगी। बेचारी पूजा को ना चाहते हुए भी बारिश में बाहर जाना पड़ा। वैसे पूजा, मैंने सुना है कि काली चीजों पर बिजली गिर जाती है। वैसे अगर तुम पर बिजली गिर भी गई तब भी हमें कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। पूजा ऐसा बोलकर बारिश में पकौड़े बनाने का सामान लेने पहुंच गई। पकौड़ों के लिए मुझे आलू और बेसन चाहिए, थोड़ी सी मिर्ची भी ले लूंगी। पूजा ऐसे खुद से ही बातें करती हुई चल रही थी कि तभी उसकी साइड से एक ट्रक गुजरा जिसने उसके ऊपर कीचड़ उछाल दिया। अरे, देखकर नहीं चला सकते हो क्या? मैं तो पूरी कीचड़ में ढक गई हूँ। पूजा बेचारी कीचड़ में सनी हुई घर पहुंची। ओह गॉड, मम्मी जी, भूत भूत! कहाँ है भूत, कहाँ है? नीरज झाड़ू से पूजा पर वार ही करने वाली थी कि तभी पूजा बोल पड़ी। सासू माँ, ये कोई भूत नहीं है, मैं हूँ पूजा। अरे कल्लो, एक तो तू पहले ही काली, ऊपर से कौन से पार्लर में जाकर ये गंदा सा मेकअप करा लिया है तूने? मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। काली माई, वैसे तू इसी लायक है कीचड़ के। बेचारी पूजा को चिढ़ाती हुई खुशी अपने कमरे में चली गई। पूजा उसे देखती रह गई। अरे, ऐसे मेरी चांद जैसी बहू को अपनी काली नजर से क्यों घूर रही है? जा जाकर नहा ले, कितनी गंदी बदबू आ रही है। बेचारी पूजा मायूस होकर अपने कमरे में चली गई। शाम को जब वंश काम पर से लौटा। मैं आ गया। माँ, पूजा कहाँ है? पड़ी हुई है अपने कमरे में ही। जरूर आपने ही कुछ किया होगा। हाँ, तू तो हमारे ऊपर ही शक करेगा। उस काली माई ने न जाने तेरे ऊपर कौन सा जादू किया हुआ जो तू बस हर वक्त उसी की हिमायत लेता है। माँ, मैं आपकी इन सब बातों से ही परेशान हूँ। खैर, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा। ऐसा बोलकर वंश पूजा के पास अपने कमरे में चला गया, जहाँ वो खिड़की से सर टिकाए रो रही थी। अरे वंश जी। वंश को देखते ही पूजा ने अपने आंसू को पोंछना शुरू किया। तुम चाहकर भी इन आंसुओं को मुझसे नहीं छिपा सकती हो। अब मैं तुम्हारे मूड को अच्छा करने के लिए क्या करूं? शायद ये तुम्हारा मूड अच्छा कर देगा। वंश ने अपने ऑफिस के बैग से एक गिफ्ट निकाला और पूजा को दे दिया। ये आप मेरे लिए लेकर आए हो? कोई शक? लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है? पूजा ने गिफ्ट को खोला तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर नेकलेस था, जिसे देख वो बहुत खुश हुई। वंश ने उसे वो नेकलेस अपने हाथों से पहनाया। पूजा को घर में प्यार देने वाला बस उसका पति ही था। इसी तरह से 2 दिन बीत रहे थे। खुशी गोरी चिट्टी थी तो नीरज उसे ज्यादा प्यार करती थी, और पूजा का रंग काला होने की वजह से उससे भेदभाव, नफरत और तानों के सिवा कुछ भी नहीं मिलता था। इसी तरह एक दिन क्या हुआ बहू? मेरा रोटियां बनाते वक्त हाथ जल गया। मम्मी जी। बहू, तू तो पहले ही फूल की तरह नाजुक है। किसने बोला था तुझे रोटियां बनाने को? पूजा। अरे ओ काली। जी सासू माँ। अरे बेशरम काली, तू कहीं की महारानी है या अप्सरा है? मतलब? मुझे ज्यादा मतलब निकालने की नहीं आती है। जा जाकर रोटियां बना। बेचारी पूजा मुंह बंद करके किचन से रोटियां बनाने लगती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो गई। अरे नहीं, छत पर तो मैंने कपड़े सूखने के लिए डाले थे। पूजा छत से कपड़े लेने के लिए भागी। वो बेचारी अकेली ही सभी कपड़ों को उतार रही थी, इसलिए पूजा पूरी भीग गई और कपड़े भी भीग गए। अरे 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 काली माई, क्या तेरे हाथ पांव जाम हो गए थे? सारे धुले हुए कपड़ों को फिर से अपनी तरह मैला कर दिया। थोड़ा जल्दी नहीं उतर सकती थी? अच्छी सासू माँ, चल चल, मुझे तेरी राम कथा नहीं सुननी। जल्दी से इन कपड़ों को धो। लेकिन क्या लेकिन? जल्दी काम पर लग। बेचारी पूजा को अपने कपड़े बदलने का भी समय नहीं मिला। उसने गीले कपड़ों में ही सारे मैले कपड़ों को धोया। ऐसा करने के बाद पूजा को तेज बुखार आ गया और वो बिस्तर पर पड़ गई। काली, ऐसे कामों से बचने का अच्छा बहाना मिल गया तुझे। बस जरा सा शरीर गर्म हो जाने पर बिस्तर में पड़े रहो। लेकिन चल कोई नहीं, अब इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। तू आज कुछ मत करना, तू आराम कर। आज के घर के काम खुशी संभाल लेगी। क्या मतलब आपकी खुशी संभाल लेगी? मम्मी जी, सोचना भी मत, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। ये क्या बात हुई बहू? तू भी पूजा की ही तरह इस घर की बहू है तो तेरे ऊपर भी परिवार की सारी जिम्मेदारियां हैं। अरे अरे बस कीजिए आप, मुझे जिम्मेदारियों और कुशल गृहिणी के पाठ मत पढ़ाइए। अगर मैं बहू हूँ तो आप भी इस घर की मुखिया हो, तो सभी जिम्मेदारियां आपके ऊपर भी हैं। खुशी इस तरह अपनी सास को सुनाकर अपना पर्स उठाकर जाने लगी। बहू कहाँ जा रही है?
मम्मी जी, आप शायद भूल रही हो, मेरे पापा करोड़पति हैं। ऐसे में मुझे घर के काम करने की क्या जरूरत है? मैं तो चली किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने, आप अपना खुद देख लो। खुशी ऐसी बोलती हुई वहां से चली गई। नीरज को खुद ही किचन में जाकर सभी के लिए रोटियां सेकनी पड़ी और सभी घर के काम करने पड़े। तब उसे एहसास हुआ कि पूजा की घर में क्या अहमियत थी। नीरज पूजा के पास गई और उससे माफी मांगने लगी। बहू, मुझे माफ कर दे, आज तक बस तेरा रंग देखकर मैंने कभी तुझे किसी भी गिनती में नहीं रखा, लेकिन आज मुझे तेरी अहमियत समझ आ गई। मैं बहुत बुरी सास हूँ, लेकिन हर किसी को जिंदगी में एक मौका तो मिलना ही चाहिए। इस सास को भी बस एक मौका दे दे। इससे पहले पूजा कुछ बोलती उन दोनों की बातें सुन रहा वंश बोल पड़ा। एक दिन तो आपको ये एहसास होना ही था माँ, बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई उसके अंदर ज्यादा दिन नहीं छिप सकती। आज आपको अपनी दोनों ही बहुओं के चेहरे साफ दिखाई दे गए होंगे और अब तो आप समझ भी गई होंगी कि कौन आपका अपना है और कौन पराया। अपने बेटे की बात सुनकर नीरज को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन अब नीरज सब कुछ समझ चुकी थी। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी गरीब काली देवरानी से अपनी सास को इतने अच्छे से पेश आते देख खुशी बिल्कुल खुश नहीं थी। सुनिए जी, अब मैं इस घर में जरा भी नहीं रुक सकती हूँ, आप अभी के अभी यहाँ से चलिए। खुशी अपने पति को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गई और अब वंश, नीरज और पूजा एक साथ ही एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगे। एक स्कूल में 5 सहेलियां पढ़ती थीं, जिनमें से एक बहुत अमीर थी तो बाकी की चारों बहुत ज्यादा गरीब थीं। अरे वाह अनाया, तुम्हारी ये ड्रेस तो बहुत प्यारी लग रही है और तुम भी इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हो। हाँ हाँ, ये वाली ड्रेस मेरे पिताजी मेरे लिए अमेरिका से लेकर आए थे, तभी ये थोड़ी अलग है और प्यारी भी है। तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे माता पिता इतने अमीर हैं, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी और हमेशा खुश रहती हो। वैसे अनाया, एक बात तो बताओ, तुम ज्यादातर सारा समय हमारे साथ और बहुत कम समय अपने घर पर क्यों बिताती हो? क्योंकि तुम चारों मेरी सहेलियां हो और तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर पर तो मेरे माता पिता आपस में बिजनेस कन्वर्सेशन करते रहते हैं, उनके साथ बात करने में ऐसा लगता है जैसे मैं किसी चीज का इंटरव्यू दे रही हूँ। अनाया बिल्कुल सही कह रही है। एक बार मैं इसके साथ इसके घर पर गई थी, तब भी इसके माता पिता बिजनेस के रिलेटेड ही बातें कर रहे थे। क्या तुम्हारे माता पिता ऐसी बातें करके बोर नहीं होते? नहीं नहीं, भला वो बोर क्यों होंगे, उन्हें तो पैसा कमाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है और उन्हें इन सब के बीच में मैं कहीं भी दिखाई नहीं देती। अनाया की ये बात सुनकर उन चारों को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो चारों अनाया को गले से लगा लेती हैं और कहती हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम चारों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। काश कहीं ऐसा होता कि हम पांचों की एक साथ एक ही घर में शादी हो जाए, फिर कितना मजा आएगा, हम एक दूसरे की देवरानी जेठानी ही बन जाएंगे। अरे हाँ, तुम्हारी इस बात से तो मुझे याद आया कि मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है मेरी। ये भी कोई पूछने की बात है? चलो बताओ। मेरी शादी फिक्स हो गई है, कुछ ही दिनों में मैं शादी करने वाली हूँ। हे भगवान, इतनी बड़ी बात तुम ऐसे रूखी सूखी बता रही हो, कम से कम 10 रुपए की समोसे ही खिलाकर बता देती तो ज्यादा अच्छा लगता। आज तुम सभी के लिए मेरे घर पर पार्टी है, मेरी माँ ने तुम सभी के लिए अपने हाथों का खाना बनाया है, चलो मेरे साथ। सभी लोग नंदिनी के घर जाते हैं और सावित्री के हाथों का बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। अपनी सहेलियों के साथ अनाया बहुत खुश होती है। कुछ दिनों में नंदिनी शादी कर लेती है, जिसकी शादी में वो चारों सहेलियां मौजूद होती हैं। देखते ही देखते एक एक करके अनाया की चारों सहेलियां शादी कर लेती हैं। शिल्पा, अब तुम भी मुझे छोड़ कर जा रही हो? अरे बहन, जाना तो था ही एक दिन, लेकिन मेरी शादी में तुम दोनों ही आई हो, बस बाकी दोनों कहाँ हैं? आयशा और नंदिनी की शादी के बाद उन दोनों ने हमारा कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, पता नहीं वो दोनों कैसी हैं। देखो सुप्रिया, तो मेरे टच में है, लेकिन शिल्पा तुम भी मेरे टच में रहना, कभी कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना, आखिर एक दोस्त ही एक दोस्त के काम आता है। अनाया की ये बात सुनने के बाद शिल्पा डोली में बैठकर विदा हो जाती है। देखते ही देखते जहाँ नंदिनी और आयशा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, अब उसका सुप्रिया और शिल्पा से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। मेरी चारों सहेलियां शादी करके मुझे तो जैसे भूल ही गई हैं, उन्हें क्या मेरी जरा भी याद नहीं आती होगी? भगवान, एक दोस्त अपने दोस्त को भूल कैसे सकता है? तभी अनाया के पास उसकी माँ आती है और कहती है, अरे बेटी, तू भी ये कैसी बातें कर रही है? देख,
मैं तो तुझे यही कहूंगी कि तेरी जब दोस्त तुझे याद नहीं कर रही तो तू भी उन्हें याद मत कर और अपनी जिंदगी में आगे बढ़। मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। तेरी चारों सहेलियां तो अपना घर बसा चुकी हैं और अब तू भी बसा ले। अनाया थोड़ी मायूस होती है, लेकिन वो अपनी माँ तेजस्विनी की बात मान लेती है, जिसके बाद अनाया की शादी उसी की तरह एक अमीर घराने में हो जाती है, जहाँ पर अनाया का पूरा परिवार बहुत अच्छा होता है और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। एक दिन अनाया शादी के बाद मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। भगवान जी, मेरी सहेलियों से मिले हुए मुझे पूरे 5 साल हो गए हैं, अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। मैं हर सोमवार को आती हूँ और आपसे यही प्रार्थना करती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे मेरी सहेलियों से मिलवा दीजिए। अनाया ऐसा कहकर मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए गरीब लोगों में प्रसाद बांटती हुई जाती है। तभी उनमें से एक लड़की बहुत गरीब होती है, जिसके कपड़े भी फटे पुराने होते हैं। जैसे ही वो प्रसाद लेने के लिए आगे हाथ करती है, अनाया की नजर उसके ऊपर पड़ती है। अरे शिल्पा, क्या ये तुम हो? अरे अनाया, तुम? अनाया को देखते ही शिल्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनाया फौरन अपनी सहेली शिल्पा को गले से लगा लेती है और उससे पूछती है, ये सब क्या हो गया तुम्हारे साथ? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? बताओ मुझे, सब जानना है मुझे। अरे बहन, मेरी ही नहीं बल्कि नंदनी, आयशा और सुप्रिया की मुझसे भी बहुत बुरी हालत है। मैं तो अपने ससुराल को छोड़कर यहाँ चली आई, लेकिन वो तीनों तो अपने ससुराल में बहुत से अत्याचार सहन कर रही हैं। शिल्पा अनाया को सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर अनाया को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो शिल्पा को अपने साथ अपने ससुराल ले आती है। बहू, ये कौन है जिसे तुम घर पर ले आई हो? माँ जी, जिसके लिए हर रोज दुआ करने जाती हूँ, उनमें से ही एक मेरी सहेली है और बहुत परेशान है। अरे, तुमने इस घर को समझ क्या रखा है? ये घर है ना कि कोई धर्मशाला जहाँ तुम राह चलते किसी भी फकीर को उठा कर ले आओगी। ये सुनते ही अपनी सहेली के लिए अनाया को बहुत गुस्सा आता है। अमीरों की तिजोरी जितनी बड़ी उतनी खाली उनका दिल होता है। और सासू माँ, आपने इस बात को सच ही कर दिया। देखिए, ये मेरी सहेली है, जितना हक आपका इस घर पर है उतना ही मेरा भी है। ये फिलहाल यहीं रहेगी। अनाया अपनी मर्जी से अपनी सहेली शिल्पा को अपने से अच्छे कपड़े देती है। इसके बाद वो शिल्पा के साथ मिलकर अपनी बाकी की तीनों सहेलियों को ढूंढती है, जिसके चलते उसे पता चलता है कि उन तीनों की बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है, क्योंकि उन तीनों के ससुराल वाले उन तीनों से दहेज की मांग करते हैं। मैं तो कुछ दिनों में अपने आप को मारने ही वाली थी। जी करता है जैसे खुदकुशी कर लूं। मैं खुद को क्या मारूंगी? मेरी सास रोज दहेज के ताने सुना सुना कर मुझे मार रही है। मेरी सास तो मुझे घर की नौकरानी समझती है, यहाँ तक कि वो मेरे पति के लिए दूसरी और पत्नी भी ढूंढ रही है, क्योंकि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तुम चारों की जिंदगी के अंदर इतना उथल पुथल चल रहा था, ये मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम चारों की जिंदगी बदल दूंगी। अनाया ऐसा कहकर रोते हुए अपने चारों सहेलियों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद सबसे पहले अनाया महिला संस्था वालों को कॉल करती है और उन चारों के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है, जिसके चलते अनाया की चारों सहेलियों के ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। इसके बाद वो एक महिला संस्था अपनी तरफ से खुलवाती है, जिसमें वो अपनी चारों सहेलियों को रखती है। औरतों का दर्द तुमसे ज्यादा कोई अच्छा नहीं समझ सकता। आज से तुम्हें किसी के ऊपर कोई भी परेशानी आए, कोई उसे जरूरत हो, तो इस संस्था को तुम चारों मिलकर चलाना और उसकी मदद भी करना। कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद जरूर करना। अनाया की चारों सहेलियां उसे गले से लगा लेती हैं, जिसके बाद नंदिनी, आयशा, सुप्रिया और शिल्पा तीनों महिला संस्था चलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं, जिसके चलते अनाया को भी बहुत खुशी मिलती है।